हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की ये क्लास नंबर 6 है और अब तक हम लोगों ने मीन, मीडियन, मोड जो कि सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर हैं इनको पढ़ लिया है। मीन, मीडियन, मोड होते क्या हैं और इनकी मेरिट और डिमेरिट के बारे में भी हमने जाना कि किस केस में हम मीन का यूज़ करेंगे, किस में हम मीडियन का यूज़ करेंगे, और अगर हमने मीडियन को पढ़ा तो उसकी ज़रूरत क्या थी, फिर मोड की ज़रूरत क्या थी। इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे और आपको हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का डिस्कशन करवाएंगे। तो इसके पहले कि हम हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की तरफ बढ़ें, हमने आपको बताया था कि मोड को हम ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफ से हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको मैं आज दिखा देता हूँ। इसके पहले हम मीडियन की चर्चा कर चुके हैं कि मीडियन को ग्राफ से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मीडियन को ग्राफ से सॉल्व करने के लिए हम अपने दिए हुए डेटा में बनाते हैं ओजाइब। ओजाइब का मतलब होता है कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, जिसको हम लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। तो आपको याद होगा ग्राफ में मैंने एक ग्राफ ऐसे बनवाया था, ये थी लेस देन टाइप क्लास फ्रिक्वेंसी, और एक ऐसे बनवाया था, याद है, ये थी मोर देन टाइप क्लास फ्रिक्वेंसी। हमने कहा था जो इनका कट पॉइंट है अगर हम उसको इस एक्सिस पे मिला देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि मीडियन कितनी है, और अगर हम इसको इस एक्सिस पे मिलाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि मीडियन की क्लास कौन सी है, यानी मीडियन कौन सी क्लास में लाई कर रहा है। जैसे हमने यहाँ लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो अगर ये 30 से 40 के बीच में आता है तो हमारी मीडियन जो होती है वो कौन सी हो जाती है, मीडियन क्लास हमारी 30 से 40 हो जाती है। अगर हमारी मीडियन क्लास 30 से 40 है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका मीडियन इसी के बीच की कोई वैल्यू आएगी तो यहाँ पर जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ग्राफ पेपर पे तो ये वो इसके बीच में ही रहेगी हमेशा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपने ग्राफ बनाने में कोई ना कोई गलती ज़रूर की है। ये था मीडियन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी जब हम ग्राफ से मीडियन को निकाल सकते हैं। अब हम मोड की बात करते हैं। मोड हम ग्राफ से कैसे निकालते हैं। तो मोड को ग्राफ से निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि हमारा डेटा एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एबनॉर्मल? एबनॉर्मल का मतलब ऐसा ना हो कि डेटा हमारा बढ़ते बढ़ते घटे और फिर बढ़ जाए, या फिर डिक्लाइनिंग होते होते इंक्रीज करे और फिर डिक्लाइन कर जाए। तो ऐसा डेटा होने के केस में हम लोग ग्राफ का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हमने लिखा 3, 6, 15, 8, 1, यानी एक बार डेटा 3 पे था, फिर 6 पे गया, फिर 15 पे गया, फिर 8 पे आया, फिर 1 पे, यानी इसको कर्व को हम हमेशा ऐसा ही पाएँ, सिमेट्रिकल कर्व, तो आसान रहता है। अब इस केस में मोड को निकालने का तरीका क्या है, हम उन 3 क्लास इंटरवल्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसीज मैक्सिमम के पहले और बाद में होंगी। तो सबसे जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो है 15, ये हमने प्लॉट कर दिया 15 को। इसके बाद 6 फ्रिक्वेंसी इसके पहले थी तो हमने इसके पहले 6 को प्लॉट कर दिया, और इसके बाद में थी 8 तो हमने 8 को प्लॉट कर दिया। तो हमारी 3 मीडियम क्लासेस हमने, सॉरी 3 वो क्लासेस हमने यहाँ पर बना ली जिनकी फ्रिक्वेंसीज मोड के पहले और बाद में थी। ये है 15, ये है 6 और ये 8। अब करते क्या हैं, इस कॉर्नर पॉइंट को हम इसके कॉर्नर पॉइंट से मिलाते हैं और इसके कॉर्नर पॉइंट से हम इसके कॉर्नर पॉइंट को मिलाते हैं। ये मिला जो कट पॉइंट, इस कट पॉइंट को अगर हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी बनती है मॉडल क्लास, और अगर हम इसको वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर देते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, देखिए, नहीं, हमको वहीं वाई एक्सिस पे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम सीधे एक्स एक्सिस पे जो कट पॉइंट होता है उसको ड्रॉ करते हैं और ग्राफ पेपर पे इसकी वैल्यू को रीड कर लेते हैं। तो जो भी वैल्यू आती है वो हमारा क्या बन जाती है, मोड बन जाती है। और चूंकि वो उस क्लास में रहेगी तो वही मॉडल क्लास भी कहलाती है। क्लियर बेटा? आपको यस सर। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये लाइनें हम स्ट्रेट एकदम पटरी से स्केल से मिलाएंगे, फिर ये वाली लाइन भी हम ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से, ठीक है।
तो स्केल की मदद से सारे जब पैरामीटर्स एकदम सही रहेंगे तो ये जहाँ भी कट करेगा एक्स एक्सिस पे हम इसकी रीडिंग देखेंगे और बताएंगे ये मोड है। तो मोड को हमने देखा कि ग्राफिकली वो लोकेट किया जा सकता है, यानी लोकेट का मतलब हम उसको जान सकते हैं। ये क्या है, लोकेशन ऑफ मोड थ्रू ग्राफ। और हमने मीडियन को भी तो देखा कि वो ग्राफिकली लोकेट किया जा सकता है। ये आपने मीडियन देखा, या आपने मोड देखा। क्या आपने मीन को देखा कि वो ग्राफिकली लोकेट किया जा सकता है? बताइए। मान लो हमको बहुत सारा डेटा दिया है, हमने कहा यहाँ पर मीन है, लेकिन इसको हम ग्राफ से निकालेंगे कैसे? इसका कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। तो मीन की बेटा एक डिमेरिट होती है। ये डिमेरिट यही होती है कि हम मीन को कभी भी ग्राफिकली लोकेट नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। मीडियन और मोड के केस में हम इसे कर सकते हैं, जबकि मीन के केस में हम इसे नहीं कर सकते हैं। तो देखिए डिमेरिट में कहीं पर ये लिखा होगा कि अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी यूज्ड इफ़ वी आर डूइंग क्वालिटेटिव। हाँ नॉट इट, हाँ ये देखिए आप ये वाली पहली इसकी डिमेरिट पढ़िए। इट कैन बी डिटरमाइंड बाई इंस्पेक्शन, इट कैन नॉट बी, यानी हम मीन को कभी भी देख कर नहीं बता सकते। नॉट इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, या हम उसको ग्राफ पर लोकेट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये डिमेरिट आपको मीन की याद रखनी है, ठीक है। चलिए तो हम हार्मोनिक मीन की तरफ बढ़ते हैं आज। हाँ, मोड को कैलकुलेट करने का जिन केसेस में फ्रिक्वेंसीज अप्स डाउन ऐसी होंगी, उन केसेस में मोड को कैलकुलेट करने का हम लोग ग्रुपिंग मेथड यूज़ करते हैं। तो हम आपको ग्रुपिंग मेथड अलग से करवाएंगे आने वाली 1 या 2 क्लासेस में। कैसे होता है कैलकुलेशन, हम कैसे करते हैं। तो आज हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर की तरफ, जिसका नाम है जियोमेट्रिक मीन। तो जियोमेट्रिक मीन होता क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है। पॉजिटिव nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नॉन निगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड द जियोमेट्रिक मीन। तो जियोमेट्रिक मीन की क्या क्या कंडीशंस हैं ये भी हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जियोमेट्रिक मीन। अगर हमारे पास 2 नंबर हैं x1 और x2, हमको इनका जियोमेट्रिक मीन निकालना है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर हैं तो इसलिए हम इसका रूट ले लेंगे। अब आपको ये बात पता है कि रूट को हम कैसे लिखते हैं, पावर 1/2 से लिखते हैं, बताइए। यस सर। और हम इसको कहते हैं सेकंड रूट। क्या कहते हैं इसको, सेकंड रूट। तो अगर हमको क्यूब रूट लेना हो तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर 3 लिखते हैं और यहाँ पर जो भी नंबर हो, या फिर हम उस नंबर की पावर 1/3 कर देते हैं। तो आपको ये बात क्लियर है। अब 2 नंबर हैं तो हमने रूट किया। अगर हमारे पास 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हमको निकालना होता तो हम पहले इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते, फिर इस पे पावर 1/3 लगा देते। अब मान लो आपके पास कितने नंबर हैं, टोटल n नंबर है। तो n नंबर के ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और nth रूट ले लेंगे। ये बन जाएगा आपका ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। समझ में आई बात सबको? यस सर। ओके। अब बताओ अगर इनमें से कोई एक नंबर नेगेटिव हो जाए, तो अगर रूट में नेगेटिव आता है तो क्या हम उसको सॉल्व कर पाते हैं? नो सर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी। तो इसीलिए कंडीशन इम्पोज्ड है कि इनमें से कोई भी नंबर नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सारे के सारे नंबर कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। एक बात और, अगर इनमें से कोई एक नंबर 0 हो जाए, एनी वैल्यू xi की 0 हो जाए, तो क्या होगा, हमेशा ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा, सब 0, क्योंकि हम सबको करते हैं मल्टीप्लाई। तो सब 0 और 0 का रूट आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब 2 कंडीशंस हैं, एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए और दूसरा 0 नहीं होना चाहिए। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जिनका हम निकालेंगे वो वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, प्लस में, है ना। चलिए यस सर। ज्योमेट्रिक मीन के अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इस इक्वेशन का लॉग ले लें, पहले इसका एब्रीविएटेड फॉर्म देख लो आप। तो हम जी को, इनको x1 x2 xn को मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi,
और लिखेंगे होल पावर 1/n। ध्यान दो, अगर ये 1/n x1 x2 xn पे है तो इसका सीधा सा मतलब है कि x1 पर भी 1/n है, x2 पर भी 1/n है और xn पर भी 1/n है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्रोडक्ट i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi टू द पावर 1/n। तो आपने देखा यहाँ 1/n पूरे पे है जबकि यहाँ पर केवल xi पर है, लेकिन दोनों का मतलब क्या अलग अलग है क्या? नो सर। दोनों का मतलब सेम है। तो हम ज्योमेट्रिक मीन को इस फार्मूले से भी रिप्रेजेंट करते हैं जब पावर होल पे लगी हो, और ज्योमेट्रिक मीन को हम इस फार्मूले से भी रिप्रेजेंट करते हैं जब पावर केवल xi पे लगी हो। लेकिन ऐसा हम प्लस के केस में नहीं कर सकते। अगर हम x1 प्लस x2 की पावर 2 लिखें तो हम इसको कतई ये नहीं लिख सकते x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक टर्म और आएगा 2x1 2x2। लेकिन अगर ये x1 x2 मल्टीप्लाई में है और पावर 2 है तो हम इनको लिख सकते हैं x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर। आप मेरी बात समझ पा रही हैं? जी सर। चलिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीन के दूसरे फार्मूले की तरफ। अगर हम इस वाली वैल्यू का लॉग ले लें तो इधर आएगा log g और इधर आएगा log x1 x2 डॉट डॉट xn और होल पावर 1/n। अब आप सबको पता होना चाहिए कि अगर log m इंटू m टू द पावर n है तो हम इसको क्या लिखते हैं, n log m। तो ये पावर में है, पावर कहाँ आ जाएगी, आगे, और यहाँ बचेगा log x1 x2 डॉट डॉट xn, वो भी मल्टीप्लाई में। अगर log में दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनको कैसे लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं कि नहीं, बताओ बेटा? यस सर, लिखते हैं प्लस में। तो यहाँ तो n नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/n log x1 प्लस log x2 और प्लस log xn, और इधर हम क्या लिखेंगे, log g। चलिए, अब अंदर आपको दिख रहा है कि सारी वैल्यूज़ जुड़ रही हैं तो हम इसको समेसन लिखेंगे i गोइंग फ्रॉम 1 to n और यहाँ पर लिखेंगे log xi। अब आपको क्या दिख रहा है, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है कि हम नंबर का लॉग लें और उसका अर्थमेटिक भी निकाल लें। देखो, अगर x1 x2 xn को हम डायरेक्ट जोड़कर n से डिवाइड करते तो वो अर्थमेटिक मीन ही तो होता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ने की बजाय हमने उनके लॉग को जोड़ा है। तो लॉग को जोड़कर अगर अर्थमेटिक मीन निकाला जाए तो क्या निकल आएगा, ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन ये ज्योमेट्रिक मीन का लॉग है, ज्योमेट्रिक मीन नहीं है। अगर हमको यहाँ से लॉग हटाना है तो हमको लिखना पड़ेगा g इज इक्वल टू एंटी लॉग, यानी हमको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ लॉग। तो अगर हमने दोनों साइड एंटी लॉग लिया तो इस साइड वाला लॉग हट गया और इधर एंटी लॉग लग गया। तो फाइनली आपका ये भी फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ग्रुपिंग की तरफ। अगर हमारा डेटा ग्रुप्ड में दिया हो, यानी हमारे पास एक वैल्यू है x1, एक है x2 और ये xn है, इनकी फ्रिक्वेंसीज हमको दी हैं f1 f2 डॉट डॉट fn। तो इनका ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है, जिसकी जो फ्रिक्वेंसी हो उसको उसकी पावर में लगा दो, लेकिन होल पावर में क्या करना है, इन्हीं फ्रिक्वेंसीज के सम का रूट लेना है। तो क्या फार्मूला आपको समझ में आया? यस सर। अगर हम लॉग लें तो क्या होगा, log g इज इक्वल टू 1/n समेसन fi की वैल्यू कितनी होती है, n होती है। इस पे जब log लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f1 log x1 प्लस भी होगा और पावर्स अलग अलग भी हो जाएंगे, f2 log x2 डॉट डॉट fn log xn। अब जरा ध्यान से देखिए, फिर से ये बन गया 1/n समेसन fi और log xi, और i की वैल्यू 1 to n। यानी फ्रिक्वेंसी के केस में फार्मूला वही रहेगा, डिवीज़न में पूरी फ्रिक्वेंसीज का सम आएगा
और हर एक एफ आई यानी उसकी फ्रिक्वेंसी से उसकी लॉग की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और लॉग जी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर ज्योमेट्रिक मीन जी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन जी की वैल्यू को निकालने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, चलो अब हमारा एक क्वेश्चन है आपसे। मान लो हमारे पास 3 नंबर हैं ए बी और सी, हम इनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, हम इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे और हम इनका हार्मोनिक मीन निकालेंगे। आपको बताना है तीनों में से कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा या कौन बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आपको जब हम हार्मोनिक मीन कराएंगे तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ओके ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं और कुछ और थ्योरम्स भी ज्योमेट्रिक मीन की हमें पढ़नी है, वो हम देखते हैं। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, फार्मूला आपने देख लिया, यस सर। एंटी लॉग लेना है, समेसन एफ आई वाला भी देख लिया। चलिए मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो इन प्रॉपर्टीज़ में कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके एग्ज़ाम में पहले प्रूफ करने के लिए आई हैं। तो इसके पहले हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़े, हम पहले देखेंगे इसकी मेरिट और डिमेरिट, फिर हम आएंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ पर। चलिए मेरिट डिमेरिट देखिए। सबसे पहली मेरिट क्या है इसकी, इट इज़ रिजिडली डिफाइंड। अगर हम ज्योमेट्रिक मीन को सेम डेटा पर कैलकुलेट करवाएं 4-5 लोगों से तो क्या रिजल्ट अलग अलग आएगा? नो सर। यानी इसकी डेफिनेशन एकदम पक्की है, इसलिए रिजल्ट भी सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं इट इज़ रिजिडली डिफाइंड। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन। क्या अगर हम एक वैल्यूज़ को मिस कर दें तो ज्योमेट्रिक मीन निकल पाएगा? नहीं। तो ये सभी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। इट इज़ सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यानी ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ हम आगे चलकर भी करेंगे। आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है? आगे चलकर स्टैटिस्टिक्स में आप एक टॉपिक पढ़ोगे जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। क्या नाम है? इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का बहुत यूज करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि इट इज़ सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यानी हम इसको आगे भी यूज़ करेंगे। चौथा पॉइंट है इट इज़ नॉट अफेक्टेड मच बाई फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, यानी अगर हमारे डेटा में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव ज्योमेट्रिक मीन पर नहीं पड़ता है। चेंज तो होगा लेकिन स्लाइटली। लास्ट पॉइंट है इट गिव्स कंपेरेटिवली मोर वेट टू स्मॉल आइटम्स। कह रहा है ये स्मॉल आइटम्स की अपेक्षा बाकियों को ज़्यादा वेट देता है। स्मॉल वेट का मतलब मान लो एक वैल्यू 5 है, ये 10 बार आई है, लेकिन एक वैल्यू जो 10 थी वो 2 ही बार आई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर 10 और यहाँ लिखेंगे 10 की पावर 2 जब कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि x की पावर f करते हैं। तो अगर हम इसको स्मॉल वैल्यू माने और इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो तो इसका वेट बढ़ गया। यानी इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन सैम्पलिंग, इट गिव्स कंपैरेटिवली मोर वेट टू स्मॉल आइटम्स। यानी स्मॉल आइटम्स को ज़्यादा वेट देता है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो पावर करने पर वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। डिमेरिट पे आते हैं। लिखा है बिकॉज ऑफ इट्स एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कैरेक्टर, यानी मैथमेटिकल कैरेक्टर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ज्योमेट्रिक मीन्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड टू कैलकुलेट फॉर अ नॉन मैथमेटिकल पर्सन। इसलिए भी नॉन मैथमेटिकल पर्सन के लिए आसान नहीं, क्योंकि पहले लॉग लो, फिर उसका अर्थमेटिक मीन निकालो, फिर एंटी लॉग लो। तो इसमें इतनी मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है जो आम आदमी नहीं कर सकता, जिसने कभी मैथ ना पढ़ी हो। वो अर्थमेटिक मीन तो निकाल सकता है लेकिन ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकता जब तक उसको लॉग और एंटी लॉग ना आए। सेकेंड पॉइंट है डिमेरिट में, इफ़ एनी वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो ज्योमेट्रिक मीन बिकम्स जीरो। यानी ये इसकी डिमेरिट हो गई कि कोई भी वैल्यू जीरो होगी तो ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकल पाएगा। एंड इफ एनी वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन बिकम्स इमेजिनरी, यानी निगेटिव होने के केस में भी हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर आइटम्स, यानी बिना इसके कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यानी वो वैल्यू क्या है, बट हम यही देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यूजेस टू फाइंड द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो क्या होती है पॉपुलेशन ग्रोथ और कैसे इसके रेट को ज्योमेट्रिक मीन से हम फाइंड आउट करते हैं,
ये आपको हम आगे की क्लासेस में जब आप वाइटल स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी के लिए आप यूज़ में जान लो पॉपुलेशन ग्रोथ में। और ये आया दूसरा यूज़, अभी भी हमने बताया था ना कि इंडेक्स नंबर में ज्योमेट्रिक मीन का बहुत यूज़ होता है। तो ये आप दो यूज़ इसके याद इसलिए रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करेंगे, बट देख लें कि कोई और वैल्यूज़ मिसिंग तो नहीं। चलिए तो हम आते हैं अब ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी पे। तो ज्योमेट्रिक मीन की जो भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जल्दी से हम आज ख़त्म करके ज्योमेट्रिक मीन फिनिश कर लेंगे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप। कंबाइंड ग्रुप का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास दो ग्रुप हैं, ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप का ज्योमेट्रिक मीन G1 है और दूसरे ग्रुप का G2 है। तो अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो नए वाले ग्रुप का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाल पाएंगे, तो इसका फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है। देखिए हम कैसे इसको आपको समझाते हैं। जब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो बेटा हम करते क्या हैं, सबको मल्टीप्लाई ही तो करते हैं, है ना। चलिए हम आपको इसको इस साइड करके दिखाते हैं। तो हमारे पास एक सीरीज है, इसमें x1 x2 डॉट डॉट xn1 वैल्यूज़ हैं और दूसरी एक सीरीज़ है y1 y2 डॉट डॉट yn2। अब सपोज करो हमको इस पूरे का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे g इज इक्वल टू और x1 x2 डॉट डॉट xn को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y1 y2 डॉट डॉट yn से, यानी आपने सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर में क्या लगाओगे 1/n1 प्लस n2, क्योंकि टोटल वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी दोनों को मिलाकर n1 प्लस n2। ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला था, सबको मल्टीप्लाई करो और जितनी ये वैल्यूज़ हैं उतने नंबर का रूट ले लो। समझ पाए बेटा आप मेरी बात? यस सर। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम इसका अलग ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं G1। और G1 का मतलब है x1 प्लस x2 प्लस डॉट सॉरी इंटू x1 x2 इंटू डॉट डॉट xn, और इसकी पावर हम क्या लिख लेंगे 1/n1। यानी अगर हम यहाँ से x1 x2 और xn का मल्टीप्लिकेशन निकालना चाहें तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ 1/n1 है, इसको अगर हम उस साइड शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, G1 की पावर n1 हो जाएगा कि नहीं, बताइए बताइए। अगर x की पावर a इक्वल टू वाई लिखा हुआ है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y, और x इक्वल टू वाई की पावर 1/a, हाँ है ना, नहीं समझ Yes, में sir. आया, ठीक है आ गया तो अच्छी बात है। तो G1 की पावर n1 हमारे पास x1 x2 xn की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर हम यहाँ से G2 लिख लें तो क्या लिखेंगे y1 y2 डॉट डॉट yn2 और इसकी पावर 1/n2। लेकिन अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर लें तो G2 की पावर n2 हो गया और y1 y2 डॉट डॉट yn। अब हमको x1 x2 xn की वैल्यू क्या मिल गई, G1 की पावर n1 और इसकी क्या मिल गई G2 की पावर n2, और यहाँ पर है 1/n1 प्लस n2। तो आपने देखा कि अगर हमको दो सीरीज़ के अलग अलग ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 दिए जाएं तो हम उनको कंबाइन करके भी इस फार्मूले की मदद से ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। क्या ये फार्मूला क्लियर हुआ कैसे आया, कंबाइंड सीरीज़ का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? यस सर। हम अलग अलग सीरीज़ का ज्योमेट्रिक मीन निकाल के फिर उससे कंबाइंड मीन का ज्योमेट्रिक सीरीज़ निकाल सकते हैं। तो ये तो था पहला प्रूफ, ठीक है। अच्छा लॉग भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लॉग भी आप यहाँ से इसका ले सकते हैं। चलिए अच्छा यही काम किया गया है अगर हमारे पास के सीरीज़ हों तो उनके लिए, तो के सीरीज़ पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, लिखा है इफ़ G1 G2 आर द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड G इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन। चलिए देखिए इसमें क्या करना है।
तो हम पहली सीरीज़ ले लेते हैं x1 x2 डॉट डॉट xn। मान लिया इसमें n वैल्यूज़ हैं और हमको इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या दिया हुआ है, g1। क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, x1 x2 डॉट डॉट xn और होल पावर 1/n। एक सीरीज हमको और दी है y1 y2 डॉट डॉट yn, और यहाँ पर हमको जो इसका ज्योमेट्रिक मीन दिया है वो कितना दिया है, y1 y2 डॉट डॉट yn होल पावर 1/n। अब की बार एक खास बात है कि हमने दोनों में n नंबर रखे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रेशियो ऑफ दिस, यानी x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2 डॉट डॉट xn अपॉन yn। कहा जा रहा है कि इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद पावर में क्या लगा देंगे 1/n, तब निकलेगा इनका ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन क्या ये ज्योमेट्रिक मीन हम इन g1 और g2 की मदद से नहीं निकाल सकते। आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या किया है, ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो लिया है। तो अगर हम इनको कंबाइन करके लिखें तो क्या लिखेंगे, x1 x2 डॉट डॉट xn ऊपर मल्टीप्लाई कर दो सारे, और y1 y2 डॉट डॉट yn यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और अब होल पावर क्या है 1/n। तो 1/n इस पे और इस पे दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जब ऊपर वाले पे 1/n डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ये क्या बन जाएगा, g1, और जब नीचे वाले पे डिस्ट्रीब्यूट होगी तो क्या बनेगा, g2। तो आपने देखा कि अगर हमको दो सीरीज़ का ज्योमेट्रिक मीन दिया है तो हम इन सीरीज़ के करस्पॉन्डिंग रेशियोज़ का ज्योमेट्रिक मीन भी पुराने वाले ज्योमेट्रिक मीन की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रूफ इसमें दिया हुआ है, आप इसको देखिएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। दूसरा है, अगर g1 g2 ज्योमेट्रिक मीन है दो सीरीज़ के और g इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है, लेकिन अब की बार रेशियो की जगह पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो क्या प्रोडक्ट वाला अलग से होगा, ऐसे ही तो होगा बिल्कुल सेम। यानी हम उन दोनों सीरीज़ का ज्योमेट्रिक मीन निकाल के प्रोडक्ट करके भी नई वाली सीरीज़ का ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। क्या मैं ये करवाऊँ आपको, बताओ जल्दी। चलो अच्छा, मैं करवा देता हूँ। मान लो हमारे पास पहली सीरीज़ है x1 x2 डॉट डॉट xn। हमको इसका ज्योमेट्रिक मीन मान लेते हैं g1 मिला। कैसे मिलेगा, जब हम यहाँ पर 1/n1 करेंगे। ओके, फिर हम दूसरा सीरीज़ ले लेते हैं g2। तो g2 में हमारे पास y1 y2 डॉट डॉट yn वैल्यू थी, और ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम यहाँ पर 1/n लगा देंगे। दोनों में हमारे पास बराबर नंबर है। अब की बार हमको रेशियो नहीं लेना, प्रोडक्ट करना है, यानी x1 को y1 से मल्टीप्लाई करना है, x2 को y2 से करना है, और xn को yn से करना है। तो जब ये करस्पॉन्डिंग नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए तो हमको क्या निकालना है, इस नई सीरीज़ का ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और पावर लगा दो जितनी वैल्यूज़ हो। तो चलिए हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे हम यहाँ से x1, चूँकि ये सारे मल्टीप्लाई में किसी को पहले लिखो किसी को बाद में लिखो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। हमने x1 x2 xn को पहले लिख लिया और y1 y2 डॉट डॉट yn को बाद में लिख लिया, और यहाँ पर पावर लगी रही 1/n। अब नई सीरीज़ का ज्योमेट्रिक मीन क्या आने वाला है, ये 1/n इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा। इस पर आएगा तो ये बनेगा g1, और इस पर आएगा तो ये बनेगा g2। तो देखा आपने कि अगर हम नंबर्स को प्रोडक्ट कर दें तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नई सीरीज़ के ज्योमेट्रिक मीन को सीधे हम उनके ज्योमेट्रिक मीन को ही प्रोडक्ट कर दें तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा। क्लियर, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे बेटा। ओके, हाँ या ना, समझ में आ रहा है आपको। हाँ बेटा बोलो गरिमा। यस सर। समझ में आ रहा है अच्छे से। जी सर। ठीक है, अब ये लास्ट एक थ्योरम और बची है, चौथी वाली। तो इस वाली में क्या है लिखा है, लेट जी बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 x2 xp और p+1 से लेकर n तक। यानी आपके पास टोटल वैल्यूज़ तो n है, लेकिन इनको ऐसे लिखा गया x1 x2 डॉट डॉट xp, फिर xp+1, फिर xp+2 डॉट डॉट xn, ऐसे लिखा गया है। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन निकालना है इन वैल्यूज़ का, और नीचे दिया हुआ सच दैट द वैल्यूज़ दिस, यानी x1 x2 xp, यानी जो वैल्यूज़ यहाँ तक हैं आर लेस देन जी,
ये जी से छोटी हैं यानी ज्योमेट्रिक मीन से, और जो p+1 से लेकर n तक हैं आर ग्रेटर देन जी, ये ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी हैं। तो आपको प्रूफ करना है देन दिस, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए प्रूफ होगा कैसे। मान लो हम इनका इन n वैल्यूज़ का अगर हम निकालना चाहते क्या ज्योमेट्रिक मीन, तो कैसे निकालते? इस फार्मूले से निकालते। पावर इधर 1/n लगाओ चाहे इधर जी पे n लगा दो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब किया क्या गया, यहाँ पर जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी उनमें से p को अलग किया गया और इनको अलग कर लिया गया, और सेम काम यहाँ भी किया गया, पावर इनको डिवाइड कर लिया गया, यहाँ से p अलग, बाकी बचे कितने n-p। अब ये जो p वैल्यूज़ थी इनको अलग करके लिखा गया जी कितनी बार, p बार, और ये x1 x2 xp को इधर ला के डिवाइड कर दिया गया सबके नीचे एक एक। सिमिलरली ये n-p वैल्यूज़ इधर आ गई इनके नीचे, और ये भी n-p वैल्यूज़ थी, ये भी n-p, सबके नीचे एक एक जी आ गया। तो आपको दिख रहा है रिजल्ट में क्या आया, x1/g x2/g डॉट डॉट xp/g, और सेम इधर क्या दिख रहा है g1/x1 g/xp+2 g/xn। यानी हमने क्या किया, ये जो p वाले थे इनको इधर कर लिया और जो n-p आए थे उनको इनके नीचे कर दिया। तो ये वाला प्रूफ हमें करना था इस वाली सीरीज़ में। क्या था, पढ़ते हैं फिर से लैंग्वेज को। लिखा है सच दैट द वैल्यूज x1 x2 xp आर लेस देन g एंड xp प्लस xp1 x आर ग्रेटर देन g। लेस देन का मतलब और ग्रेटर देन का मतलब कैसे प्रूफ हो पाएगा, ये दोनों इक्वेशंस है इक्वल, और ये इक्वल तभी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर g तो आपको सेम दिख रहा है ना, g जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। तो जब g से हम एक ही तरफ डिवाइड और वो करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, इधर की जो वैल्यूज़ हैं वो जैसी भी होंगी, ये वैल्यूज उसका रिवर्स होंगी, तभी ये इक्वेशन बराबर होगी। तो अगर उनको हम जी से छोटा मानेंगे तो बाकियों को जी से बड़ा मानना पड़ेगा। तो ज्योमेट्रिक मीन की लास्ट प्रॉपर्टी थी। अब मेरिट डिमेरिट हमने करवा दी। अब आपका आता है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन की क्लास आपकी हम कल रखेंगे सेम टाइम पे, और कल हार्मोनिक मीन ख़त्म करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।